नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। रिसेंटली द हिंदू में एक आर्टिकल छपा था, वेस्टर्न घाट्स रेस्टलेस माउंटेन्स शार्टेड लाइव्स। ये आर्टिकल लिखा है जी कृष्ण कुमार साहब ने। बहुत ही रेलेवेंट आर्टिकल लगा मुझे। बेसिकली ये आर्टिकल में वेस्टर्न घाट्स के बारे में लिखा हुआ है, जिस तरह वेस्टर्न घाट्स का डिटीरियोरेशन हो रहा है ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स की वजह से, उसके बारे में लिखा हुआ है। वैसे दोस्तों, आप सबको पता होगा हमारे देश में 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स है, जिसमें से एक है वेस्टर्न घाट। और तीनों कौन कौन सा है? एक है हिमालय, दूसरा है सुंदरबन, तीसरा है निकोबार आइलैंड्स में सुंडालैंड। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स का मतलब क्या हो गया? मतलब उधर की जो बायोडाइवर्सिटी है एकदम वल्नरेबल कंडीशन में है, उन्हें इमीडिएट प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन की जरूरत है। उधर किसी भी तरह का ह्यूमन एक्टिविटीज या फिर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स नहीं होना चाहिए। नेचर ने जिस तरह उन इकोसिस्टम को बनाया है उसी तरह हमें मेंटेन करना है। वो हम कर नहीं रहे वो अलग बात है, पर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है दोस्तों इन सबको मेंटेन करके रखना। अब दोस्तों, इस वीडियो में हम ये आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली ये आर्टिकल में एक रिपोर्ट के बारे में लिखा हुआ है। देखिए, वेस्टर्न घाट्स की वल्नरेबिलिटी को समझते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक वेस्टर्न घाट्स इकोलॉजी एक्सपर्ट पैनल कॉन्स्टिट्यूट किया था अंडर रिनोन इकोलॉजिस्ट माधव गाडगिल। इन्होंने 2011 में अपना रिपोर्ट सबमिट किया था। आज इस वीडियो में इनकी रिपोर्ट में क्या क्या लिखा था और जिस तरह स्टेट गवर्नमेंट ने, मतलब वेस्टर्न घाट्स में, ये माधव गाडगिल सामने बोला था वेस्टर्न घाट में जो केरला वाला एरिया है उधर सबसे खतरनाक तरीके से डिस्ट्रक्शन हो रहा है, तो उन्हें रोकने की जरूरत था। पर जिस तरह स्टेट गवर्नमेंट ने इनकी रिपोर्ट्स की जो पॉइंट्स को अवॉइड किया, कोई भी पॉइंट को ठीक से इंप्लीमेंट नहीं किया, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जिसकी वजह से आज इतने सारे नेचुरल डिजास्टर्स हो चुका है, जिसकी वजह से कई सारे ह्यूमन लाइफ लॉस हो चुका है। तो आज 2021 में 2011 वाली माधव गाडगिल साहब की जो रिपोर्ट का रेलेवेंस क्या है हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आगे जाने से पहले लेक्चर पर लाइक का बटन, चैनल को अब तक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर बन सकते हो ज्वाइन बटन के थ्रू। शुरुआत करते हैं दोस्तों, सबसे पहले वेस्टर्न घाट्स के सिग्निफिकेंस के बारे में समझ लेते हैं। रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, वेस्टर्न घाट्स रीजन रन्स टू अ लेंथ ऑफ 1600 किलोमीटर। तो टोटल लेंथ ऑफ वेस्टर्न घाट्स 1600 किलोमीटर है। ये स्टार्ट कहां से होता है? रिवर ताप्ती से, जो गुजरात महाराष्ट्र बॉर्डर में है। उधर से लेके तमिलनाडु के कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट तक ये फैला हुआ है। इट स्ट्रेचेस ओवर 6 इंडियन स्टेट्स। कौन कौन सा? तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, गोवा, महाराष्ट्र एंड गुजरात। They are second only to the Eastern Himalaya as a treasure trove of biological diversity in the country. देखिए, ईस्टर्न हिमालयाज के बाद सबसे ज्यादा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी आपको वेस्टर्न घाट्स में मिलेगा। 2012 की यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में 39 सीरियल साइट्स थे वेस्टर्न घाट्स का, फॉर इट्स आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू एंड फॉर रिप्रेजेंटिंग सिग्निफिकेंट ऑनगोइंग इकोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेसेस इन द एवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ टेरेस्ट्रियल, फ्रेश वाटर, कोस्टल एंड मरीन इकोसिस्टम एंड कम्युनिटीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में होने का कारण इधर बताया हुआ है। वेस्टर्न घाट्स में आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू है, सिग्निफिकेंट ऑनगोइंग इकोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेसेस है, टेरेस्ट्रियल, फ्रेश वाटर, कोस्टल एंड मरीन इकोसिस्टम है, एंड कम्युनिटीज ऑफ डिफरेंट वेराइटीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स है। They were also recognized as areas containing the most important and significant natural habitats. देखिए, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कंसर्व करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट नेचुरल हैबिटेट्स भी वेस्टर्न घाट्स में है, इंक्लूडिंग सेवरल थ्रेटन्ड स्पीशीज ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू। कई सारे ऐसे स्पीशीज है जो थ्रेटन्ड है वेस्टर्न घाट्स में। तो वेस्टर्न घाट्स को किसी भी तरह कंसर्व करना, प्रोटेक्ट करना अटमोस्ट प्रायोरिटी से होना चाहिए। 2011 में जब गाडगिल साहब ने अपना रिपोर्ट सबमिट किया था, उन्होंने एक क्लियरली बोला था वेस्टर्न घाट्स की जो प्रेजेंट कंडीशन है वो काफी खतरनाक है। तब स्टेट गवर्नमेंट ने इनकी जो रिपोर्ट्स को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि दोस्तों, वेस्टर्न घाट्स के अंदर काफी सारे डेवलपमेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स चल रहा था। उधर के लोगों के लिए, मतलब जिन एरिया में लोग रहते हैं उनके लिए भी डेवलपमेंट चाहिए था, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स चाहिए था। तो उन्होंने बोला इस तरह आप इन एरियाज को इकोलॉजिकली सेंसिटिव बनाओगे तो हमारे लिए दिक्कत हो जाएगा, हमारा कोई इंप्रूवमेंट नहीं होगा, हमारा कोई डेवलपमेंट नहीं होगा। इसकी वजह से स्टेट गवर्नमेंट भी इनके रिपोर्ट को इतना वैल्यू नहीं दिया, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के लिए चाहिए क्या था? वोट चाहिए था। अगर स्टेट गवर्नमेंट माधव गाडगिल रिपोर्ट को मान लेता तो इनको वोट नहीं मिलता, इनके एमएलए या एमपी जीत नहीं पाता। तो इसी वजह से इन्होंने माधव गाडगिल रिपोर्ट को कंप्लीटली अवॉइड किया था।
पर nearly a decade later, the reverberations of Mr. Gargill's warnings resonated in the minds of many following the tragic loss of over 40 lives. देखिए करीब 5-6 साल के बाद, मतलब 2011 की रिपोर्ट आने के 5-6 साल के बाद इतने सारे फ्लैश फ्लड्स हुआ वेस्टर्न घाट्स में, लैंडस्लाइड्स हुआ, जिसकी वजह से इतना सारा ह्यूमन लाइफ भी लॉस हुआ था इन कोट्टयम डिस्ट्रिक्ट, इडुक्की डिस्ट्रिक्ट, पतनमथिट्टा डिस्ट्रिक्ट, जहां माधव गाडगिल साहब ने बोला था उधर 100% कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन की जरूरत है. And in recent years, Kerala, known for its peaks and rich water bodies, most of which originates from the Ghats, has seen back-to-back calamities. आपको पता होगा 2018 में केरला में जो disastrous floods हुआ था, which raised serious questions on the conservation of mountain chain. गाडगिल साहब ने क्लियरली बोला था 2011 में ही, आपको वेस्टर्न घाट्स को किसी भी तरह प्रोटेक्ट करना है, जितना भी ह्यूमन एक्टिविटीज हो रहा है उन्हें रोकना है. पर लोग तो माना नहीं, गवर्नमेंट भी माना नहीं, तो गवर्नमेंट को वोट चाहिए था, वो वोट बैंक बना के रखा हुआ था. अब जाके लोगों को पता चल रहा है गाडगिल साहब ने जो बोला था वो 100% सही था. गाडगिल रिपोर्ट के अलावा इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसको हम IUCN बोलते हैं, इन्होंने 2020 में अपने एक असेसमेंट रिपोर्ट के थ्रू ये आइडेंटिफाई किया था कि वेस्टर्न घाट्स इज अंडर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंटल प्रेशर. वेस्टर्न घाट्स एरिया में पॉपुलेशन, जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो ज्यादा होते हो जा रहा है एंड डेवलपमेंटल एक्टिविटीज के लिए भी प्रेशर है, जिसकी वजह से वेस्टर्न घाट्स धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो रहा है. तो वेस्टर्न घाट्स को अभी जैसा है, जितना खराब हो गया ठीक है उतना रहने दो, अभी जैसा है इमीडिएटली उसी तरह प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, कंजर्व करने की जरूरत है. ये IUCN ने बोला, एक इंटरनेशनली अक्लेम्ड ऑर्गेनाइजेशन है. वैसे हमारा गाडगिल रिपोर्ट में इन्होंने पूरे वेस्टर्न घाट्स एरिया को इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया बना दिया था. देखिए आपको वैसे पता ही है कि इंडिया का वन ऑफ द 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स है एंटायर वेस्टर्न घाट्स. तो गाडगिल रिपोर्ट में ये पूरे वेस्टर्न घाट्स को 3 इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन में डिवाइड किया था. मतलब इन्होंने तो ये बोला वेस्टर्न घाट्स में किसी भी तरह का ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होना है, अगर होना भी है एकदम केयरफुली करना पड़ेगा. वैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बता देता हूं, the panel which was appointed in 2010 by the then UPA government recommended that no new dams based on large scale storage be permitted in the ecologically sensitive zone 1, जिसको हमने ESEZ1 में डाला है. उधर कोई नया डैम आपको बनवाना नहीं है. अगर आपको किसी भी तरह का डेवलपमेंट एक्टिविटी करना है तो एक पार्टिसिपेटरी प्रोसेस से करना है, इन्वॉल्विंग द ग्राम सभास इन दी जोन्स. मतलब उधर के जो लोग हैं, जो हो सकता है ट्राइबल पॉपुलेशन हो या फिर और कोई पॉपुलेशन हो, इनके ग्राम सभा वगैरह कंडक्ट करना है. तो कहने का मतलब ये दोस्तों, एटमोस्ट केयर के साथ आपको डेवलपमेंटल एक्टिविटी करना है. द रिपोर्ट हैड नेवर सीन द लाइट अंडर द दिल्ली हाई कोर्ट इशूड एन ऑर्डर. देखिए आपको पता है एक चीज, गाडगिल रिपोर्ट जब आया था ये पब्लिक नहीं किया था. 2011 में इन्होंने रिपोर्ट सबमिट किया था, उसमें काफी कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल चीजें लिखा हुआ था, इसलिए रिपोर्ट कभी पब्लिक ही नहीं हुआ था. फाइनली किसी ने दिल्ली हाईकोर्ट में पिटीशन डाल दिया, उन्होंने ऑर्डर दे दिया मई 2012 को ये रिपोर्ट पब्लिक किया जाए. इसके बाद देखिए हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने ये रिपोर्ट डिस्क्लोज करने से मना किया. उनका कहना यह था ऐसे हम करने से इट कुड अफेक्ट द इकोनॉमिक एंड साइंटिफिक इंटरेस्ट ऑफ 6 स्टेट्स. मतलब जिन स्टेट्स में से वेस्टर्न घाट पास होता है उन स्टेट्स का इकोनॉमिक एंड साइंटिफिक इंटरेस्ट अफेक्ट हो सकता है. मतलब देखिए दोस्तों, गाडगिल साहब के रिपोर्ट में पूरे वेस्टर्न घाट एरिया को इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया बनाना था. अब ये रिपोर्ट के हिसाब से उन एरियाज में कोई डेवलपमेंटल एक्टिविटीज या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज नहीं करना था, पर स्टेट गवर्नमेंट से करना चाहेंगे टूरिज्म डेवलप करने के लिए, या फिर कई सारे ऐसे बड़े बड़े लोग होंगे जिनका ऑलरेडी कई सारे प्लांटेशंस वगैरह होगा, उधर टी एस्टेट्स होगा, रबर प्लांटेशंस होगा. तो वो सब कैसे हम अभी बंद करेंगे, काफी सारे लोग अफेक्ट हो जाएगा ना. अगर ऐसा हम करेंगे तो उधर के लोग जो है हमें वोट नहीं देगा, ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट्स तो मना करेगा ही करेगा. तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने क्लियरली बोला ऐसे करने से स्टेट्स का इकोनॉमिक इंटरेस्ट, साइंटिफिक इंटरेस्ट सारे अफेक्ट हो सकता है. एंड सक्सेसिव स्टेट गवर्नमेंट्स अपोज्ड इट, स्टेटिंग दैट मोस्ट ऑफ इट्स सजेशंस वेर इम्प्रैक्टिकल. उन्होंने ये बोला गाडगिल साहब ने जितने भी रिकमेंडेशंस दिया है वो इम्प्रैक्टिकल है, वो हम इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हैं. इसके बाद सेंटर ने क्या किया और एक हाई लेवल वर्किंग ग्रुप अपॉइंट किया, लेड बाई के कस्तूरी रंगन. अब कस्तूरी रंगन साहब को आप जानते होंगे, फॉर्मर ISRO चेयरमैन थे. इनको अपॉइंट किया. ये किस लिए? इनको इसलिए अपॉइंट किया टू एग्जामिन द गाडगिल रिपोर्ट. गाडगिल रिपोर्ट में जो चीजें लिखा है उन्हें सही तरह इंप्लीमेंट करना है. उनको 2 काम दिया. एक यह था
स्पेशल अटेंशन टू प्रिजर्वेशन ऑफ प्रेशियस बायोडाइवर्सिटी, मतलब वेस्टर्न घाट्स में जो प्रेशियस बायोडाइवर्सिटी है उन्हें प्रिजर्व करना कितना इंपॉर्टेंट है ये आपको बताना है। दूसरा, द राइट्स, नीड्स एंड डेवलपमेंट एस्पिरेशंस ऑफ द लोकल एंड इंडिजिनस पीपल। देखिए उधर जो लोग रह रहा है, जो लोकल लोग है, इंडिजिनस लोग है, चाहे वो ट्राइबल पॉपुलेशन भी हो सकता है, उनको भी कई सारे डेवलपमेंट एस्पिरेशंस होगा ना, उन्हें भी चाहिए होगा नए नए रोड, नए नए बिल्डिंग्स, नए नए इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स वगैरह चाहिए होगा। तो ये दोनों के बीच में आपको बैलेंस रखना है। आप हमें ये बताओ कि पूरा वेस्टर्न घाट एरिया को इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया बनाने के सिवा ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या, जिससे जो लोकल एंड इंडिजिनियस लोग हैं उनके डेवलपमेंटल एस्पिरेशंस भी पूरा हो जाएगा एंड हमारी बायोडाइवर्सिटी भी प्रिजर्व हो जाएगा। तो अप्रैल 2013 में कस्तूरीरंगन साहब ने अपना रिपोर्ट दे दिया। आप देखिए दोस्तों, कस्तूरीरंगन साहब को सब पता था कि गाडगिल रिपोर्ट में जो लिखा था वो सही लिखा है, फिर भी उन्होंने थोड़ा बहुत एडजस्ट करके दे दिया। गाडगिल साहब ने पूरे वेस्टर्न घाट एरिया को इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया बना दिया था। इन्होंने केवल 37% ऑफ वेस्टर्न घाट्स को इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया बनाया, मतलब 59,940 स्क्वायर किलोमीटर को। इसमें करीब 4,156 विलेजेस थे। अब मैं कॉन्सेंट्रेट करूंगा केरला में, जिनको सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है गाडगिल रिपोर्ट को नहीं इंप्लीमेंट करने से, क्योंकि आपको पता है 2018 में जो फ्लड्स हुआ, जो लैंडस्लाइड्स हुआ, जिसकी वजह से कई सारे नुकसान हुआ। अगर सही टाइम पे गाडगिल रिपोर्ट या कस्तूरीरंगन रिपोर्ट को इंप्लीमेंट करते तो ये सब नहीं होता। उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको, वेट कीजिए। आप देखिए ये जो 4,156 विलेजेस है, इनमें से 123 सच विलेजेस वेर आइडेंटिफाइड एज ईएसएस इन केरला। अब केरला में जैसे ये 123 विलेजेस को ईएसए आइडेंटिफाई करने के लिए बोला या फिर नोटिफाई करने के लिए बोला, तब बहुत हल्ला मच गया, प्रोवोकिंग पॉलिटिकल एंड रिलीजियस प्रोटेस्ट। देखिए दोस्तों, प्रॉब्लम क्या था ना, वेस्टर्न घाट्स के जो हाई अल्टीट्यूड एरियाज हैं उनमें कई सारे टी एस्टेट्स थे, प्लांटेशंस थे, रबर प्लांटेशंस, और भी काफ़ी सारे ऐसे कल्टीवेशन होता है ना स्पाइसेस का वगैरह, जो हाई अल्टीट्यूड रीजन्स में होता है। और ये सब ऑन करते थे बड़े बड़े लोग, लोकल फार्मर्स नहीं थे, बड़े बड़े लोग थे जो वेस्टर्न घाट्स के उन एरियाज में बड़े बड़े प्लांटेशंस लेके बैठे थे। बहुत सारे कमाई थी उनकी, जिसमें कई सारे सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियंस वगैरह था। तो इन्होंने तो सख्त मना किया, बोला हमारा एरिया है, ये हम ईएसए नोटिफाई करने नहीं देंगे। और ऑब्वियस ही बात है, पॉलिटिकल पार्टीज भी सपोर्ट के लिए आ गया। उस टाइम पे गवर्नमेंट था यूडीएफ का, बेसिकली कांग्रेस गवर्नमेंट था केरला में, और ऑपोजिशन में था लेफ्ट फ्रंट। एंड लेफ्ट फ्रंट ने बोला ये हम इंप्लीमेंट करने नहीं देंगे, ये 123 विलेजेस को हम नोटिफाई करने नहीं देंगे एज एन इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया, क्योंकि कई लोगों का धंधा पानी बंद हो जाएगा। ठीक है। एंड इवन इन्फ्लुएंस द 2014 इडुक्की लोकसभा इलेक्शन आउटकम। देखिए दोस्तों हुआ क्या, उसके बाद एक इलेक्शन हुआ लोकसभा का, उसमें यूडीएफ की कैंडिडेट की हार हुई और वो पार्टी जीता, वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीता लेफ्ट फ्रंट का, बेसिकली कम्युनिस्ट पार्टी का एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीता, जिनको सपोर्ट था हाई रेंज प्रोटेक्शन काउंसिल का। हाई रेंज प्रोटेक्शन काउंसिल मतलब वो ऐसा एक काउंसिल था जिसमें कई सारे ग्रुप्स थे अंडर द कैथोलिक चर्च। बेसिकली वो ऐसे ग्रुप थे जिनका कई सारे प्लांटेशंस था, टी एस्टेट्स था, कई सारे एग्रीकल्चरल एरियाज था वेस्टर्न घाट्स में, जिनको गाडगिल साहब ने और कस्तूरीरंगन साहब ने इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया बनाने के लिए बोला था। सारे चोर इकट्ठा हो गए और बोला हम इसको इंप्लीमेंट करने नहीं देंगे, और इनको चर्च का भी सपोर्ट मिल गया, वेरियस पार्टीज का भी सपोर्ट मिल गया, एंड फाइनली क्या हुआ, ये इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। और आप सोच रहे होंगे जो अलग पार्टीज भी तो थे, बीजेपी, संघ परिवार ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने क्या किया, पहले इन्होंने बहुत हल्ला मचाया था, बाद में पता नहीं ये भी साइलेंट हो गया, तो कुल मिला के कुछ हुआ ही नहीं। ठीक है। फिर कांग्रेस को ये पता चला भाई इस तरह अगर गाडगिल रिपोर्ट को या फिर कस्तूरीरंगन रिपोर्ट को हम इंप्लीमेंट करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये प्रपोज किया कि जो 13,108 स्क्वायर किलोमीटर केरला में इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया बनाने के लिए बोला है, मतलब 123 विलेजेस में, इसमें हम 9,993.7 स्क्वायर किलोमीटर को कंसिडर करेंगे ईएसए बनाने का, मतलब 3,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को छोड़ दिया। अब आपको पता होगा वो 3,000 स्क्वायर किलोमीटर में क्या होगा, बड़े बड़े प्लांटेट्स का, बड़े बड़े फार्मर्स का लैंड थे, जहां इन्होंने इस तरह की कल्टीवेशन वगैरह करके रखा हुआ था। क्लियर। आप देखिए, अब ये 3,000 स्क्वायर किलोमीटर को छोड़ने के लिए या एक्सक्लूड करने के लिए कुछ ना कुछ स्टडी तो चाहिए होगा ना। तो स्टेट गवर्नमेंट ने स्मार्टली और एक कमिटी, स्टेट लेवल एक्सपर्ट कमिटी कॉन्स्टिट्यूट किया, लेड बाय वुमन वी वुमन। वो केरला बायोडाइवर्सिटी बोर्ड के तब के चेयरमैन थे और इन्होंने वही रिकमेंड किया जो स्टेट गवर्नमेंट चाहते थे। इन्होंने बोला जितने भी प्लांटेशन है
इनहैबिटेड एरिया से, जहां बड़े बड़े लोगों का रिसोर्ट है, टूरिज्म स्पॉट्स है, प्लांटेशन से, एग्रीकल्चर लैंड से, यह सब एक्सक्लूड किया जाए। क्लियर दोस्तों? आप देखिए, इसके बाद यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन इशू किया मार्च 2014 में, बाय नोटिफाइंग ए टोटल ऑफ 56,825 स्क्वायर किलोमीटर। मतलब कस्तूरीरंगन कमेटी ने 59,940 किलोमीटर ईएसए बनाने के लिए रिकमेंड किए थे, उसमें से केवल 56,825 स्क्वायर किलोमीटर हम ईएसए बना रहे करके सेंटर ने एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन इशू किया। मतलब करीब 3,000 स्क्वायर किलोमीटर को छोड़ दिया गया। क्लियर दोस्तों? वो 3,000 स्क्वायर किलोमीटर जो है मैक्सिमम केरला में थे। ठीक है, आप देखिए, द फाइनल नोटिफिकेशन रिमेन्स पेंडिंग। अभी तक 2014 से 2021 हो गया, फाइनल नोटिफिकेशन रिलीज नहीं हुआ है। डेस्पेट हमारा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के एक प्रिंसिपल बेंच बैठा था, इन्होंने बोला था कि जल्दी करो भाई, बहुत कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। फार्मर्स आर अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट टू डिक्लेयर। देखिए, इवन जो फार्मर्स है उनको फार्मर्स नहीं बोल सकते, प्लांटेज बोलो। ठीक है, बड़े बड़े लोग हैं, ये सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए कि सेंटर की जो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन है ये भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। मतलब इनमें आप जो एरियाज को इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया बनाना चाहते हो, ये अगर बनाओगे तो जो फार्मिंग प्रैक्टिसेस है, एनिमल हस्बेंड्री है, फॉरेस्ट्री है, इंडस्ट्रीज है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, पावर जनरेशन है, ट्रांसपोर्ट है, टूरिज्म है, ये सब फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा एंड उधर कोई फैसिलिटीज नहीं रहेगा, कोई रोड्स नहीं रहेगा। आप भाई आप बताओ, आपको फैसिलिटीज इंपॉर्टेंट है या वेस्टर्न घाट्स इंपॉर्टेंट है? वो आप ही बताओ दोस्तों। देखिए, इन लोग बोल रहे हैं हमें फैसिलिटीज चाहिए, जब वो जगह रहेगा ही नहीं तब फैसिलिटीज लेके आप क्या करोगे? अब रिसेंटली हमें ये देखने को मिला, वेस्टर्न घाट्स एरिया में इतने सारे लैंडस्लाइड्स हो गया, इतने सारे फ्लैश फ्लड्स हो गया। ठीक है, जिसकी वजह से ये पूरा जो हिली एरिया वो खत्म हो रहा है, सब तोड़ फाड़ के नीचे गिर रहा है, जिसमें कई ह्यूमन लाइफ भी लॉस हुआ, इतने पैसे का नुकसान हो रहा है। ये जो लोग हैं ये सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए ये बोलने के लिए कि हमें फैसिलिटीज, रोड्स, फॉरेस्ट्री, इंडस्ट्रीज, इंफ्रास्ट्रक्चर सब चाहिए, ये हमसे आप छीन नहीं सकते। अब दोस्तों फाइनली केरला में क्या क्या नेचुरल डिजास्टर्स देखने को मिला ये रिपोर्ट के पब्लिश होने के बाद। मतलब कस्तूरीरंगन साहब ने और गार्गिल साहब ने क्लियरली प्रॉपर वार्निंग दिया था कि आप अगर हमने जो इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज नोटिफाई किया है उन्हें प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, कंजर्व नहीं करेंगे, तो क्या क्या नेचुरल डिजास्टर्स हो सकता है। देखिए दोस्तों, एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। कूटिकल विलेज इन कोटेम, कोटेम तो मेरा ही डिस्ट्रिक्ट है, इधर काफी सारे लैंडस्लाइड्स, बैक टू बैक लैंडस्लाइड्स देखने को मिला, और लैंडस्लाइड उन्हीं एरियाज में हुआ जो 123 ईएसएस थे। इसके बाद 2018 में जो मेजर फ्लड्स हुआ था उसमें काफी सारे लैंडस्लाइड्स हुआ था वेस्टर्न घाट्स में, उन एरियाज में जिनको इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया ऑलरेडी कस्तूरीरंगन साहब ने और गार्गिल साहब ने रिकमेंड किया था। वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने ये जो 2018 केरला फ्लड्स को वन ऑफ द 5 मेजर एक्सट्रीम फ्लडिंग इवेंट्स इन द वर्ल्ड डिक्लेयर किया था, जो 2015 और 19 के बीच में हुआ था। इसके बाद भी देखिए, ऑफिशियल एस्टिमेट्स ये कहता है कि देयर वर ए टोटल ऑफ 2068 लैंडस्लाइड्स इन द स्टेट। केरला में 2018-19 में 2062 लैंडस्लाइड्स हुआ। इसमें सबसे वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट था इडुक्की। ओनली इडुक्की में 1048 लैंडस्लाइड्स हुआ, और इडुक्की में मैक्सिमम एरियाज कस्तूरीरंगन साहब ने इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया में डाला था। इसके बाद देखिए, as Mr. Gadgil reiterated, the human interference and unscientific land use had worsened the already damaged ecosystem of Western Ghats. गार्गिल साहब ने बोला ही था कि ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से, और आप जो लैंड यूज कर रहे हो ना अनसाइंटिफिकली, इसकी वजह से ऑलरेडी जो डैमेज वेस्टर्न घाट्स के गट्स को आप और वर्सन करोगे और डैमेज करोगे, ये इन्होंने क्लियरली बोला था, तब कोई सुना नहीं। इसके बाद जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने काफ़ी स्टडीज़ किया। इसके बाद इन्होंने ये फाइंड आउट किया कि ये जो लैंडस्लाइड्स होने की वजह क्या है, फॉल्टी कल्टीवेशन पैटर्न्स एंड डिफेक्टिव मेंटेनेंस ऑफ ड्रेनेज सिस्टम है। मतलब जो हिली एरियाज में कल्टीवेशन हो रहा है ना, वो कल्टीवेशन पैटर्न फॉल्टी है, बस प्रॉफिट के लिए वो लोग कर रहे हैं। देखिए, हिली एरियाज में आप जब कल्टीवेशन करते हो, बड़े बड़े प्लांटेशंस लगा देते हो, उधर की ड्रेनेज सिस्टम सही होना चाहिए, पानी बिल्कुल जो पानी है वो जाने की व्यवस्था बनानी चाहिए। तो उधर ड्रेनेज सिस्टम ठीक से नहीं बनाया था, जिसकी वजह से ये सब हुआ है अभी जो डिसास्टर्स हुआ है। इसके बाद जियो साइंटिस्ट हैव एडवोकेटेड दैट द नीड ऑफ एक्सेप्टिंग एरियाज ऑफ वेरी हाई ससेप्टिबिलिटी इन द वेस्टर्न घाट्स फ्रॉम एनी टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस व्हाइल अर्जिंग द गवर्नमेंट एंड द लोकल कम्युनिटीज टू इंक्रीज द वेजिटेटिव कर्व। तो जियो साइंटिस्ट ने एक रिकमेंडेशन ये दिया है, अब आपको कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करना है, किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन, चाहे कोई भी हो, कोई रिसोर्ट बना रहे हो, क्या रोड बना रहे हो, इस तरह की कोई कंस्ट्रक्शन अभी नहीं होना चाहिए। और जितना जल्दी हो सके उधर की जो वेजिटेटिव कवर है, ज़्यादा ट्रीज लगाओ,
वेजिटेटिव कवर जो ग्रीन कवर उसे बढ़ाओ, वही एक सोल्यूशन है, एक टेम्पररी सोल्यूशन, वो भी परमानेंट नहीं है, क्योंकि वेस्टर्न घाट्स जो है ऑलरेडी कई ज़्यादा वल्नरेबल है, उन्हें जैसा है वैसे प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। उसके लिए कम से कम हम वही कर सकते हैं, जो गलत काम है वो अभी के लिए नहीं करो, जो पहले हो चुका है उसको रहने दो, अब तो कम से कम छोड़ दो। आप ये पैसे के पीछे भागोगे, फिर पैसे बनाने के लिए जगह ही नहीं रहेंगे आपके पास। तो दोस्तों दैट्स एंड ऑफ इट, ए वीडियो में इधर फिनिश कर रहा हूँ। बस आपको यही कहना था दोस्तों, जो माधव घाटगिल साहब ने 2013 में कहे थे। उन्होंने कहा था द वेस्टर्न घाट्स एज ए होल हैव बीन डिवास्टेटेड, व्हाट अवेट्स केरला इज ए ग्रेट ट्रेजेडी इफ नो एक्शन इज टेकन। उन्होंने ये कहा था दोस्तों, वेस्टर्न घाट्स की जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है। किसी भी तरह का ह्यूमन एक्टिविटी या डेवलपमेंट एक्टिविटीज करने से पहले आपको 100 बार सोचना है। ये रियलाइज करने के लिए आपको ज़्यादा साल नहीं लगेंगे, बस 4-5 साल लगेंगे। तब आप भी रहेंगे, शायद मैं भी रहूँगा, तब आपको पता चलेगा कौन झूठ बोल रहा था। अब आप बोल रहे हो ना मेरी जो रिकमेंडेशंस है वो प्रैक्टिकल नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट्स की जो इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंटल प्लान्स है उसको इम्पैक्ट करेंगे। जब जगह ही नहीं रहेगा तो आप क्या डेवलपमेंट करोगे, क्या फैसिलिटीज आप लेके आओगे? तो ये सब घाटगिल साहब ने तब बोले थे, जो आप आज के लिए एकदम रेलेवेंट है। आज केरला जैसे वेस्टर्न घाट स्टेट्स में जो डिसास्टर्स हो रहा है, फ्लड्स हो रहा है, लैंडस्लाइड्स हो रहा है, ये सबसे ये पता चल रहा है कि माधव घाटगिल साहब वाज राइट, द मैन हु वांट द डिसास्टर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।